जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग दूसरे चैप्टर में परिवर्तन पढ़ रहे थे। दो तरह का परिवर्तन होता है। हमारे आसपास में बतलाए थे आपको कि प्रति सेकेंड न जाने कितने परिवर्तन गुजरते हैं हमसे। किसी को हम महसूस कर पाते हैं, प्रेक्षण कर पाते हैं, किसी को नहीं देख पाते हैं, नहीं एब्जॉर्व कर पाते हैं, नहीं एहसास कर होता है हम लोग को। लेकिन परिवर्तन हर सेकेंड कई परिवर्तन हम लोग से होकर के गुजरता है। इन्हीं परिवर्तनों को समझना होता है दो वर्गों में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। और दूसरा, पहला बात यह कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, इसका मतलब यह है कि पदार्थ का गुण जो है वो बिल्कुल भिन्न नहीं होगा, अलग नहीं होगा। पदार्थ का जो गुण है परिवर्तन के बाद वो परिवर्तन के पहले वाला के समान होगा। और एक बात और है कि परिवर्तन का कारण हटा लेने पर वो पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। जैसे ये ऐसे ढक्कन निकाल दिए तो एक परिवर्तन हुआ। अब परिवर्तन का ढक्कन निकालें, अब इसको हटाएंगे कारक को। कारक ये किए थे कि इस पे ढक्कन हटाया था, फिर इसको ऐसे लाना संभव है। दूसरी बात, जब इसको निकाल लिए तो क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ? ये मार्कर था? नहीं, ये मार्कर था, अभी भी ये मार्कर है, निकालने के बाद भी ये ऐसे है, प्रारंभिक अवस्था में आ गया। गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, साथ ही प्रारंभिक अवस्था में आ जा रहा है, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसका मतलब ये है कि परिवर्तन के बाद ऐसा पदार्थ बनता है जिसका गुण पहले वाला से बिल्कुल भिन्न होता है। और परिवर्तन का कारक हटा लेने पर भी वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता है। जैसे किसी पदार्थ का जलना, कागज को जला दिए तो कागज का टुकड़ा था, सफेद पेज था, उस पर लिख सकते थे। अब उसको जला दिए तो जलाने में क्या लिख सकते हैं? उसका गुण बिल्कुल बदल गया, नया पदार्थ बन गया, राख हो गया, वो नया पदार्थ बन गया। कागज और राख में बिल्कुल अंतर है नहीं, तो ये नए पदार्थ का निर्माण होगा। साथ ही साथ कोई भी जो कारक लगा जलाए थे, अब कोई भी ऐसा उपाय है कि जल गया उसके बाद उसको प्रारंभिक अवस्था में ला सके? कोई उपाय ऐसा नहीं है। इसीलिए क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। समझ गए? मेन देखना है गुण में परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ। चलिए, भौतिक परिवर्तन आपको बतलाया था, एग्जाम्पल हुआ था। रासायनिक परिवर्तन लिख करके डैश देना है। केमिकल चेंजेस डैश देके लिखिएगा, डैश देके लिखिएगा। वह परिवर्तन जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है, अर्थात परिवर्तन के बाद बनने वाले पदार्थ का गुण पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। साथ ही परिवर्तन के कारण को हटा लेने पर भी पदार्थ प्रारंभिक अवस्था में नहीं जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए, आगे लिखना है एग्जाम्पल लिखिएगा। किसी भी पदार्थ का जलना, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी पदार्थ जलेगा, कागज, लकड़ी, कोई भी चीज। दूसरा, मोमबत्ती का जलना। मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, दोनों में अंतर है। मोम का पिघलना का मतलब यह है कि बत्ती नहीं जल रहा है, केवल मोम पिघल रहा है। मोम पिघलना, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, क्योंकि मोम पिघलेगा फिर ठंडा होकर ठोस अवस्था में आ जाएगा। लेकिन जब मोमबत्ती जल जाएगा तो जो बत्ती जला वो वापस नहीं आएगा। इसलिए मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल लिख लेना है। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, हरे पेड़ का कटना, हरे पेड़ को काट दिए एक बार तो वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। और जबकि सूखी लकड़ी को काटेंगे तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। हरे पेड़ को काटना रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल होगा। चलिए, भोजन का पचना रासायनिक परिवर्तन हो गया। एक बार भोजन पच गया तो उसका गुण तो आप समझ ही रहे हैं। भोजन पचने के बाद क्या वो बन जाता है। अब भोजन बनने के बाद कितना स्वादिष्ट रहता है। पच गया तो नया पदार्थ बनना, पचने के बाद वो क्या बनता है, वो क्या स्वाद होता है, वो तो आप भी समझते हैं। चलिए,
रासायनिक परिवर्तन कंप्लीट हो गया। 2 तरह का परिवर्तन हम लोग पढ़ना था। अब इस चैप्टर में एक नया पोर्शन शुरू हो रहा है, बिलियन के बारे में हम लोग जानेंगे। अब इसी के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन लगेगा। हेडिंग देना है बिलियन, बिलियन सॉल्यूशन। ये दूसरा चैप्टर का ही अंतिम पोर्शन है, ये अंतिम टॉपिक है बिलियन सॉल्यूशन। चलिए समझिएगा बिलियन के बारे में। देखिए बिलियन का मतलब क्या, आप मिश्रण पढ़े ना, तो मिश्रण 2 प्रकार था, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसको बोलते हैं? 2 पदार्थों का ऐसा मिलावट जिसमें दोनों पदार्थ का संगठन हर एक जगह समान हो। मतलब ये कि कोई पदार्थ पूरे मिश्रण में सभी जगह एक समान रूप से मिला हुआ हो। ऐसा नहीं है कि इस भाग में ज्यादा इसमें कम है। जैसे आप जल में नमक को घोलेंगे तो नमक एक समान रूप से घुलेगा, जितना नमक ऊपर होगा उतना बीच में, उतना ही नीचे पेंदी में। ऐसा नहीं हो कि पेंदी में ज्यादा नमक रहेगा या ऊपर ज्यादा रहेगा। इसके विपरीत जब आप जल में तेल को डालेंगे तो समांगी मिश्रण नहीं होता है, तेल ऊपर अधिक रहता है और नीचे कम रहता है, तो विसमांगी कहलाएगा। समांगी क्या होगा? वैसा मिश्रण, वैसा मिलावट जिसमें एक समान रूप से मिल जाए। समांगी का मतलब सम अंग, अंग मतलब भाग, सभी भागों में बराबर हो, तो उसको समांगी कहते हैं। तो समांगी मिश्रण जो है ना, किसी भी पदार्थ का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। किसी भी पदार्थ का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलयन कहलाएगा। कुल मिलाकर के बात आपको यह समझना है कि 2 पदार्थ को मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा, लेकिन उसी में से विलयन कहलाएगा कौन? जिसका मिलावट समान रूप से होगा वो विलयन कहलाएगा। अंतर समझ में आ रहा है? जो मिश्रण का परिभाषा तो वही था, लेकिन अंतर ये कि यहाँ समांगी होना चाहिए, विसमांगी नहीं, समांगी होना चाहिए। अच्छा से मिलना चाहिए, ऐसा मिलना चाहिए कि सभी भागों में पदार्थ एक समान रूप से फैला हो, तो उसको समांगी कहते हैं। वैसे मिश्रण, समांगी मिश्रण को विलयन कह देंगे। बोलिए कोई दिक्कत है? अब समझिएगा, विलयन में 2 घटक होते हैं। विलयन जो बनता है वो 2 घटक से मिलकर के बनता है, पहला दूसरा। पहला घटक को बोलते हैं विलायक, विलायक, और दूसरा को बोलते हैं विलेय। सॉल्यूट नहीं, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। ये पहला दूसरा, विलायक और विलेय, सॉल्वेंट, सॉल्यूट। विलयन जो है ये 2 घटक से मिलकर के बना होता है। किसी भी विलयन में जो विलायक वो हमेशा अकेले होता है, एक ही संख्या में होगा, लेकिन किसी किसी विलयन में जो विलेय है वो एक से अधिक हो सकता है। मतलब ये कि जो विलयन है वो जो जिससे मिलकर के बना होता है उसको 2 भाग में बांटते हैं, विलायक और विलेय। विलायक हमेशा एक ठो होगा और विलेय एक से अधिक हो सकता है। बोलिए क्लियर हो रहा है? अब समझ गए कि विलयन तो हम लोग समझ गए कि 2 पदार्थ को मिलाएंगे समांगी रूप से तो उसको जो बनेगा उसको विलयन कहेंगे, ठीक है। और विलयन बनता है विलायक और विलेय से, तो कहने का मतलब कि 2 पदार्थ मिला रहेगा तो विलायक किसको कहेंगे, विलेय किसको कहेंगे, समझिएगा। जो पदार्थ अपने अंदर किसी दूसरे को घुलाएगा, जो पदार्थ अपने अंदर किसी को घुलाएगा, अपने अंदर घोल लेगा, उसको बोलेंगे विलायक। और जो घुलेगा वो विलेय कहलाएगा। ये विलेय, विलय नहीं पढ़ना है, विलेय पढ़ना है उसको। फिर से बोल रहे हैं, जो पदार्थ अपने अंदर किसी पदार्थ को घुलाएगा, घोलेगा, वो विलायक कहलाएगा। और जो खुद घुलेगा वो क्या कहलाएगा, विलेय कहलाएगा। गड़बड़ बोल दिए। जो पदार्थ अपने अंदर किसी को घुलाएगा वो विलायक कहलाएगा, जो अपने अंदर किसी को घुला लेगा वो विलायक कहलाएगा, और जो घुलेगा वो विलेय कहलाएगा। जैसे जल और चीनी मिला दिए, जल प्लस चीनी मिला दिए, जल और चीनी मिला दिए। अब बताइए कौन किसको घुलाएगा? जल जो है वो चीनी को घुलाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? ये जो जल है, जल में जब चीनी हम लोग डालेंगे तो कौन किसको घुलाएगा? जल के अंदर में चीनी घुलेगा, मतलब कौन घुलाएगा? घुलाएगा जल। तो जल घुलाने का काम कर रहा है, ये घोल रहा है चीनी को, इसीलिए जो जल है वो विलायक कहलाएगा। और कौन घुलेगा? चीनी घुलेगा, तो ये विलेय कहलाएगा। बोलिए क्लियर हो रहा है ना? डैश देके लिखिए पहले विलयन में, विलयन में डैश देके लिखना है।
दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। विलयन में उपस्थित पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। है के बाद डैश देके पहला लिखेंगे। पहला लिखेंगे विलायक। पहला लिखेंगे विलायक। सॉल्वेंट। पहला विलायक सॉल्वेंट लिख करके डैश देंगे। लिखिएगा, विलायक में लिखना है। जो पदार्थ अपने अंदर किसी दूसरे पदार्थों को घुलाता है, कौमा, विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। एक लाइन और इसमें लिखेंगे, विलायक की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में होती है। विलायक की मात्रा सबसे अधिक होती है। विलायक की मात्रा बिलियन में लिखेगा, इसे फिर से लिखना है। विलायक की मात्रा बिलियन में सबसे अधिक होती है। विलायक की मात्रा बिलियन में सबसे अधिक होती है। और दूसरा क्या लिखना है, बीले, सॉल्यूट जो भी लिखे थे। दूसरा लिखना है आपको बीले। पढ़ना है इसको बीले। पढ़ने के लिए अच्छे तरीका आपको बतलाते हैं। यह नहीं पढ़ना है ऐसे, बस इतना पढ़िए। क्या इसको पढ़ेंगे, यह को छोड़ देंगे तो बीले, बस इतना ही पढ़ना है। बीले सॉल्यूट डैश देके लिखिएगा। वे पदार्थ जो विलायक में घुलते हैं, कौमा, बीले कहलाते हैं। बीले की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। अपेक्षाकृत कम होती है। चलिए, माने जो बिलियन में अधिक मात्रा में रहेगा उसको विलायक कहेंगे, और जो कम मात्रा में रहेगा उसको बीले कहेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, समझिएगा। मतलब बिलियन जो है वो बनेगा विलायक और प्लस बीले मिलेगा। विलायक प्लस बीले मिलेगा तो क्या बनेगा, बिलियन बनेगा। विलायक और बीले मिलेगा तो क्या बनेगा, बिलियन बनेगा। जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा, जल और प्लस चीनी मिलेगा तो जल और चीनी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जो बिलियन बनेगा उसको शरबत बोलेंगे। तो शरबत ऐसे ही ना बनता है। तो जल और चीनी मिलाए हैं तो जल अधिक मात्रा में रहेगा। या ऐसे समझिए कि जल ही ना चीनी को घुलाएगा कि चीनी जल को घुला लेगा, नहीं, जल जो है वो चीनी को घुलाएगा। तो जल घोलने का काम कर रहा है, अपने अंदर घुलाने का काम कर रहा है, इसीलिए ये जो है विलायक है। क्या है ये, विलायक है। और चीनी घुल रहा है जल में, इसीलिए ये क्या है, विले है। कहा गया कि जो विलायक में घुलता है, तो विलायक मतलब जल में कौन घुल रहा है, चीनी, तो ये विले हो गया। और जो बना दोनों को मिल करके वो क्या कहलाएगा, बिलियन कहलाएगा। दोनों से मिलकर के जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, बिलियन कहलाएगा। चलिए, तब कोई दिक्कत है, मैंने विलायक बिले मिलेगा तो बिलियन बनेगा। विलायक कौन होगा, जो अधिक मात्रा में रहेगा, या ऐसे बोलेंगे कि जिसके अंदर कोई पदार्थ घुलेगा, जो अपने अंदर किसी पदार्थ को घुलाएगा वो विलायक होगा। और जो घुलेगा
जो किसी दूसरे पदार्थ के अंदर घुलेगा वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। चलिए इतना लिख लेना है, नोट करके एक पॉइंट लिखना है, नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा। जिस विलयन में विलायक जल होता है, 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 कॉमा, जलीय विलयन कहलाता है। जलीय विलयन को अंडरलाइन कर देंगे, जलीय विलयन कहलाता है। तथा जिस विलयन में विलायक जल के अलावे कोई दूसरा द्रव होता है, तथा जिस विलयन में विलायक कॉमा जल के अलावे कोई दूसरा द्रव होता है, उस विलयन को अजलीय विलयन कहते हैं। अजलीय को भी अंडरलाइन करेंगे, उस विलयन को अजलीय विलयन कहते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, अजलीय विलयन कहते हैं। चलिए समझिएगा क्या कहा गया कि जैसे द्रव और भी है, एल्कोहल द्रव है, बेंजीन द्रव है, जल द्रव है, तो जल की तरह और भी कई द्रव है, दूध भी एक तरह का द्रव है। तो वैसा विलयन जिसमें विलायक जल रहेगा उसको जलीय विलयन कहेंगे। जलीय विलयन का मतलब क्या हुआ? जलीय विलयन का मतलब है कि विलायक उसमें जल है, यानी जल में कोई और पदार्थ मिला हुआ है। और अजलीय का मतलब क्या है कि जो विलायक वो जल नहीं है, कोई दूसरा द्रव है। चलिए आगे हेडिंग देना है, कुछ अन्य हेडिंग देंगे, कुछ अन्य विलयन, कुछ अन्य विलयन असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त विलयन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। लिखिएगा असंतृप्त विलयन। देखिए हम आपको हेडिंग एक ही देना है, असंतृप्त विलयन। ऐसे हेडिंग देके कुछ अन्य विलयन, ऐसे असंतृप्त विलयन। हम लिख रहे हैं, अभी सब आपको नहीं लिखना है, केवल यही लिखना है। हम लिख रहे हैं तीन तरह का, आपको एक ही तरह का विलयन है, माने तीन प्रकार से समझना है। संतृप्त विलयन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन, हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए समझिएगा कि तीन तरह का विलयन है, हम लोग को पढ़ना है। असंतृप्त, संतृप्त, अति संतृप्त। समझिएगा, एक बार में समझ जाना है किसको कैसा विलयन कहेंगे। देखिए ये इस बात पर आधारित है कि विलयन बना नहीं। मान लीजिए कि आप एक गिलास जल में, ऐसे गिलास जल था, मान लीजिए गिलास था 200 ml का, 200 ml का। इसमें आपने चीनी डाला, इसमें क्या डाला आपने? चीनी। अब मान लीजिए कि शुरू एक गिलास जल था तो आप 50 ग्राम चीनी डाले, घुल गया, फिर 10 ग्राम डाले, फिर घुल गया। तो क्या ऐसे कर करके पूरा चीनी घुलते जाएगा? 2-4-10 kg भी घुल जाएगा गिलास में, स्वाभाविक सी बात है। अभी नहीं समझिएगा कि जितना जगह उतना घुलेगा, नहीं। घुलने का भी, जल में चीनी जो घुलाएंगे हम लोग, उसका भी एक लिमिटेशन होता है। तो एक ऐसा अवस्था आएगा कि कुछ निश्चित मात्रा घुलने के बाद चीनी और अधिक नहीं घुलेगा।
ऐसा होगा ना, कुछ निश्चित मात्रा के बाद चीनी घुलना बंद हो जाएगा। तो इसी पर आधारित समझिएगा आप। जैसे मान लीजिए कि आपको एक हमने विलयन दिया और चीनी घोल करके गिलास में दिया, आपको हाथों पकड़ा दिए, पूछें कि ये कौन विलयन है, ये तीनों में कौन है। तो ये तीनों में कौन है वो आपको ऐसे देख के पता नहीं चलेगा। क्या करना होगा, तो जो विलय उसमें घुला रहेगा, यदि हम चीनी घोल के आपको दिए हैं तो आपको पूछना होगा विलय क्या है, तो हम बोलेंगे चीनी है। तो आप उसमें चीनी डाल के देखिए, आप उसमें चीनी डाल के देखिए। हम आपको पहले क्या दिए हैं हाथ में, पहले विलयन ही दिए हैं। मतलब क्या कि जल में चीनी घोल करके दिए हैं, गिलास में घोल करके दे दिया आपको हाथ में। अब आपको बोले कि बतलाइए कि ये असंतृप्त है कि संतृप्त है कि अति संतृप्त है, तो आप देख करके नहीं बताइएगा। क्या करके बताना है आपको, तो आप पूछिए कि बताइए कि इसमें आप क्या घोले हैं, तो हम बोले चीनी घोले हैं। क्या बोलेंगे कि चीनी घोले हैं। तो हम बोलेंगे कि चीनी घोले हैं, तो आपको क्या कैसे पहचानना होगा, तो आपको और चीनी मांगना होगा। थोड़ा सा चीनी लेकर डाल दिए उसमें, चीनी लेकर के डालें और यदि वो घुल गया, चीनी डाले और घुल गया, तो आपको जो हाथ में हम दिए थे विलयन बना के, वो असंतृप्त विलयन था। कैसा था, असंतृप्त। कब, जब आप चीनी उसमें डालें और घुल जाएगा तब। और आप चीनी डालें और नहीं घुला, तो बोलेंगे कि वो संतृप्त विलयन था। क्या विलयन था, संतृप्त विलयन था। मतलब आपके हाथ में जो हम थमाए थे विलयन जल में चीनी डाल करके, वो संतृप्त था। कब, जब आप पुनः उसमें चीनी डालें और नहीं घुलेगा तब। अब घुल जाएगा तब असंतृप्त। आप चीनी डालें और घुल गया तो असंतृप्त, और आप चीनी डाले और नहीं घुला, जाकर पेन्नी में बैठ गया तो संतृप्त। बोलिए, समझ में आया इतना। और ये क्या है, अति संतृप्त। तो ये भी एक अवस्था आएगा कि आपको हम विलयन बना के दिए, अति संतृप्त तो अभी लेट से समझिएगा। पहले ये दोनों को और एक लॉजिकल एग्जांपल समझिए। ये तो घोलने घुलाने पर है, और एकदम बिल्कुल लॉजिकल एग्जांपल समझिएगा। आप लॉजिकल एग्जांपल से समझिए कि आपको संतृप्त विलयन में नहीं, ऐसे तो जैसे आप ये कह रहे थे कि मान लीजिए कि आप, लॉजिकल एग्जांपल ये था कि आप डेली शाम में 4 रोटी खाते हैं। डेली आपका कितना का डोज है, 4 रोटी का। आपने एक दिन पढ़ाई करते करते लेट कर दिया और अंतिम में खाना खाया, तो आपको वहां उपलब्ध मिला 3 रोटी। तो जब 3 रोटी मिला और 3 रोटी खाने के बाद आपको यदि ये कहा जाए 3 रोटी आप खा लिए, और फिर आपको घर में ये कहा जाए कि कुछ और भी खाने का है, घर में कुछ पकवान वगैरह पहले का था, कुछ मिठाई वगैरह था, तो आप आसानी से खा लेंगे, नहीं खा लेंगे? बिल्कुल आसानी से खा लेंगे। बिल्कुल। क्यों? वो इसीलिए कि जैसे वो आप अभी आपका डोज पूरा नहीं हुआ था, बल्कि आपको पूछेगा तो नहीं, आप खा करके खुद पूछिएगा कि कुछ है और क्या खाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप भोजन से संतृप्त नहीं हुए हैं, असंतृप्त है, आधा पेट है, क्योंकि आपको जितना चाहिए था उतना मिला नहीं। तो यदि जिस दिन आप 4 रोटी डेली खाते हैं, 3 रोटी खाते, तो समझिए कि असंतृप्त है, मतलब ये वाला। और आप डेली 4 खाते हैं समान रूप से, 5वां रोटी लेने का इच्छा नहीं होता है, मतलब आप 4 खा लिए तो संतृप्त हो गए। मतलब ये कि यदि खाने के बाद आपको कोई पूछे, कह रहे थोड़ा बहुत बगल से ये आया था, खाओगे क्या, तो आप बोलिए कि नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि आप 4 खाते थे, खा लिए हैं। और कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ विशेष परिस्थिति में, विशेष कारक फैक्टर पर, कि आप मान लीजिए 4 रोटी खाते हैं, तो 4 रोटी खाते हैं तो एक दिन 5 रोटी खा लिए आप, कुछ ऐसा बना था, आपके पसंदीदा भोजन था, 5 रोटी आप खा लिए। 5 रोटी खाने के बाद यदि आपको कोई कहे कि एक और खा लीजिए,
4 कैपेसिटी था, 5 खा लिए आप, मैंने कैपेसिटी से अधिक खा लिए। तो 5 खाने के बाद भी कोई ये कहे कि एक और खा लीजिए तो थोड़ा मुश्किल तो है ना। अभी नहीं सोचना क्या आप बात करते हैं सर, ये 6-7 रोटी क्या है, 10 रोटी भी डाल सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कैपेसिटी आपका 5 का है, डेली 4 खाते हैं डेली, और एक दिन आप विशेष परिस्थिति में किसी कहने से या आपके इच्छा अनुसार अच्छा भोजन बना था इसलिए आप 5 खा लिए, तो आवश्यकता से अधिक खा लिए, तो आवश्यकता से अधिक खा लिए। फिर अगर आपको कोई कहेगा कि एक और ले लीजिए, तो लेने की संभावना बहुत कम होगी। मतलब ये कि आप अति संतृप्त अवस्था में चले गए। आप तो संतृप्त हो गए थे चारे पर, लेकिन अच्छा भोजन था या किसी के कहने पर 1 या 2 और ले लिए, मतलब आवश्यकता से 1 या 2 और अधिक ले लिए, और फिर कोई आए कि एक और ले लीजिए, तो आप नहीं कभी बोलते कि यहां तक हो गया है, खा लिए हैं, वही अति संतृप्त है। मतलब ये कि कोई भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी कोई कह दे, एक दाना भी नहीं ले सकते हैं, तो आप समझिए कि आप अति संतृप्त अवस्था में हैं। समझ में आया? चलिए इसको कल लिखवा के एक बार फिर से समझाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।